गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की हम क्लास में क्लास 12th हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बेटा 2000 से लेकर के 2022 तक जितने भी आपसे इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे गए हिंदी में, ये उन क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पे आपके लिए लाया हूँ। इसमें से मुख्य फोकस मेरा होगा बेटा संधि पे, कि संधि पे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आपके अब तक पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। और इसके बाद हिंदी के गद्य और पद्य से रिलेटेड, जो आपका इतिहास से रिलेटेड बहुविकल्पियां हैं, उनको किए जाएंगे। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं बेटा, ज़्यादा लेट ना करते हुए। एक मिनट बेटा बस। पहला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है बेटा, राजर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा। जो राजर्षि है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। रासा प्लस ऋषि होगा, या राज प्लस ऋषि होगा, या राज प्लस ऋषि, या राज्य प्लस ऋषि। तो सबको पता है बेटा राजर्षि का जो संधि विच्छेद होता है वो आपका होता है राज प्लस ऋषि। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, रमेश का संधि विच्छेद है। रमेश का संधि विच्छेद क्या होगा, आपसे ये पूछा गया। रम धन ऐसा है, रम धन ईसा है, रमा धन ऐसा है, रमा धन ईसा है। तो रमेश का संधि विच्छेद होता है बेटा रमेश रमा धन ईसा है, क्योंकि बड़ा आ और बड़ी ई मिल करके बना देते हैं बेटा ए। क्या बना देते हैं बेटा, ए बना देते हैं। क्या बना देते हैं, ए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला बोल जा रहा है, परमार्थ का संधि विच्छेद है। जो परमार्थ आपका शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। परम प्लस अर्थ है, पर प्लस मर्थ है, परमार्थ, और डी ऑप्शन कह रहा है परमा प्लस अर्थ। तो सबको पता है परमार्थ का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है बेटा परम प्लस अर्थ, क्योंकि इसका छोटा आ और प्लस छोटा आ दोनों मिल करके बनाते हैं बड़ा आ। किसको बनाते हैं, बड़े आ को। तो यहाँ पे हो जाएगा परमार्थ। क्या हो जाएगा बेटा, परमार्थ। तो आपका ये ए नंबर करेक्ट होगा। इसका कौन सा करेक्ट होगा बेटा, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा। शिवा प्लस लय, शिवा प्लस लय, शिव प्लस आलय, या शिव प्लस वालय, या शिवाल प्लस याह। तो आप याद रखना बेटा, शिवालय का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है शिव प्लस आलय। क्या होता है बेटा, शिव प्लस आलय, क्योंकि छोटा आ और बड़ा आ मिल करके निर्माण किसका करेंगे, बड़ा आ का। तो शिवालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, शिवालय। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या होगा। प्रत्युपकार का संधि विच्छेद आपका क्या होगा। प्रत्यु प्लस पकार, प्रति प्लस उपकार, प्रत्युप प्लस कार, प्रत धन उपकार। क्या होगा, देखिए सबको पता है बेटा कि जो प्रत्युपकार है उसका संधि विच्छेद होता है प्रति प्लस उपकार है। क्या होता है बेटा, प्रति प्लस उपकार है, क्योंकि हमको पता है कि बेटा छोटी ई प्लस छोटा उ मिल करके या बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, या बनाते हैं। तो प्रत्युपकार का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा प्रति प्लस उपकार। क्या होगा बेटा, प्रति प्लस उपकार। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, अत्याचार का संधि विच्छेद है। जो अत्याचार शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, ये पूछा गया है आपसे। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा। अत्या प्लस चार, अत्य प्लस आचार, अति प्लस आचार, या अव्या प्लस चार। तो सबको पता है बेटा इसका जो संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा अति प्लस आचार। क्या हो जाएगा बेटा, अति प्लस आचार हो जाएगा इसका आपका संधि विच्छेद। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होगा। जो पुस्तकालय शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा बेटा। पुस्त प्लस कालय, पुस्तका प्लस लय, या पुस्तक प्लस आलय, या पुस्तक प्लस लय। तो आपसे पूछा गया, सबको पता है बेटा पुस्तकालय का संधि विच्छेद हो जाता है पुस्तक प्लस आलय, क्योंकि छोटा आ और बड़ा आ मिल करके निर्माण करते हैं किसका बेटा, बड़ा आ का निर्माण कर देते हैं। तो ये हो जाएगा पुस्तकालय। क्या हो जाएगा बेटा, पुस्तकालय। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अदापि का संधि विच्छेद है। अदापि का संधि विच्छेद क्या होता है ये पूछा गया बेटा। आदि प्लस अपि, या अद प्लस अभी,
आदि प्लस आपी या फिर बेटा आपके पास अदापी। तो सबको पता है जो बेटा अदापी का संधि विच्छेद होता है वो होता है आपके पास बेटा आदि प्लस अपी। क्या होता है बेटा? आदि प्लस अपी। क्योंकि हमको पता है कि जब छोटी ई और इसके बाद कोई असमान स्वर आ जाए, कौन सा स्वर आ जाए बेटा? असमान स्वर आ जाए, तो ये हमारा बना देता है इसको बेटा या। इसको क्या बना देते हैं बेटा? या बना देते हैं। क्या बना देते हैं बेटा? या बना देते हैं। तो यद्यपि का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? आदि प्लस अपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? आदि प्लस अपी हो जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? ए ऑप्शन तक करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपके पास बेटा कि वाचनालय का संधि विच्छेद क्या होगा? वाच प्लस नालय, वाचन प्लस आलय, वचना प्लस आलय या वाचनालय। तो सबको पता है बेटा कि वाचनालय का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है बेटा वाचन प्लस आलय। क्या होता है बेटा? वाचन प्लस आलय। क्योंकि छोटा आ और बड़ा आ मिल करके निर्माण करते हैं बड़ा आ का, तो वाचनालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? वाचनालय। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है नरेंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है? नर प्लस इंद्र है, नरे प्लस द्रह, नरे प्लस इंद्र है या नर प्लस इंद्र है। तो आपको पता है बेटा कि जो नरेंद्र होता है उसका संधि विच्छेद होता है नर प्लस इंद्र है। क्या होता है बेटा? नर प्लस इंद्र है। तो इसका आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा नंबर करेक्ट हो बेटा? ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले में बेटा। अगला आपसे कह रहा है सुरेश का संधि विच्छेद होगा। जो सुरेश शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सुरेश का संधि विच्छेद क्या होगा? सुरा प्लस ईसा है, सुर प्लस ईसा है, सुर प्लस ईसा है और या फिर बेटा सुर प्लस ऐसा है। तो सबको पता है बेटा सुरेश का जो संधि विच्छेद होता है वो सुर प्लस ईसा होता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है शिक्षालय। क्या चीज बेटा? शिक्षालय का संधि विच्छेद क्या होगा? शिक्षा प्लस आलय, शिक्ष प्लस आलय, शिक्षा प्लस लय या शिक्ष प्लस लय। इसमें से आपका शिक्षालय का संधि विच्छेद क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिए बेटा शिक्षालय का संधि विच्छेद होता है शिक्षा प्लस आलय। क्या होता है बेटा? शिक्षा प्लस आलय। क्या होता है इसका बेटा संधि विच्छेद? शिक्षा प्लस आलय। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा अगले में क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है नदीसह का संधि विच्छेद क्या होता है? नदी प्लस ईसा है, नदी प्लस ईसा है या नदी प्लस ऐसा है या फिर आपके पास ना प्लस दीसा है या नदी प्लस ईसा है। तो सबको होता है नदीस का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है नदी प्लस ईसा है। क्या होता है बेटा? नदी प्लस ईसा है। तो क्वेश्चन नंबर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्वोदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय या सूर्योदय। तो याद रखना बेटा सूर्योदय का जो संधि विच्छेद होता है किसका बेटा? सूर्योदय का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है सूर्य प्लस उदय। क्या होता है बेटा? सूर्य प्लस उदय। तो इसका आपका बेटा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है नयनम का संधि विच्छेद क्या होता है? नयनम का संधि विच्छेद आपका क्या होगा? नय प्लस अनम, ने प्लस अनम, ना प्लस यनम या नय प्लस नम। तो याद रखना बेटा नयनम का संधि विच्छेद होता है ने प्लस अनम। बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? सदैव का संधि विच्छेद है सद प्लस एव है, स प्लस दैव है, सदा प्लस एव है, सदै प्लस एव है। सॉरी बेटा। तो सदैव का जो संधि विच्छेद होता है वो आपका होता है बेटा सदा प्लस एव है। क्या होता है बेटा? सदा प्लस एव। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भावनम का संधि विच्छेद है। भावनम का संधि विच्छेद क्या होगा? भो प्लस अनम या भू प्लस अनम या फिर आपके पास बेटा भाव प्लस नमः या भावन प्लस मह। याद रखना बेटा भावनम का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है भो प्लस अनम। क्या होता है बेटा? भो प्लस अनम। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? तथेति का संधि विच्छेद है तथ प्लस इति, ता प्लस ठेति, तथा प्लस इति, तथाई प्लस ती, तथाई प्लस ती। तो आपका इनमें से कौन सा संधि विच्छेद होगा? याद रखना बेटा तथेति का जो संधि विच्छेद होता है तथा प्लस इति। क्या होता है बेटा? तथा प्लस इति होता है। ठीक है बेटा। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है साक्षर का संधि विच्छेद है। जो साक्षर है इसका संधि विच्छेद क्या होता है? सा प्लस अक्षर है
शाह प्लस छरह, शाह प्लस छरह या छार प्लस राह। तो आपको पता है बेटा साक्षर का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है सा प्लस अक्षरा है। तो इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते बेटा ये संधि आपके महत्वपूर्ण जो आपके 2000 से लेकर के 2022 तक जितनी भी संधि आपसे पूछी गई थी मैंने उसमें करा दिया। अब कुछ इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन कह रहा है जयशंकर प्रसाद की काव्य की सिद्धावस्था है ओ सॉरी इसमें ऑप्शन जो है बेटा गलत लिख गए हैं। 20 नंबर क्वेश्चन को आप काट लीजिएगा बेटा। चलते हैं 21 में बेटा क्या लिखा है? हारे को हरिनाम काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, अज्ञेय हैं या मुक्तिबोध है? तो हारे को हरिनाम काव्य ग्रंथ के जो रचनाकार हैं बेटा वो है आपके रामधारी सिंह दिनकर। वो कौन है बेटा? हमारे रामधारी सिंह दिनकर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अज्ञेय की रचना है आंगन के पार द्वार, आपरा, कुरुक्षेत्र या झंकार। अज्ञेय की रचना कौन सी है? तो याद रखना बेटा आंगन के पार द्वार ये आपकी किसकी रचना है बेटा? अज्ञेय की रचना है। ये किसकी रचना है बेटा? अज्ञेय की रचना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में बेटा क्या कह रहा है? नई कविता का आरंभ कब से माना जाता है? नई कविता का आरंभ कब से माना जाता है? सन 1938 ईस्वी से, सन 1951 ईस्वी से, सन 1971 ईस्वी से, सन 1943 ईस्वी। याद रखना नई कविता का आरंभ माना जाता है सन 1951 ईस्वी से। कब से माना जाता है बेटा? सन 1951 ईस्वी से नई कविता का आरंभ हम लोग बेटा मानते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा सरोज स्मृति के रचना अथवा रचयिता है, रचनाकार अथवा रचयिता है। जो सरोज स्मृति है इसके रचनाकार अथवा रचयिता कौन है ये पूछा गया है आपसे बेटा कि दिनकर हैं, अज्ञेय हैं, निराला हैं या पंत हैं। तो याद रखना बेटा सरोज स्मृति के रचनाकार अथवा रचयिता जो आपके हैं बेटा वो आपके पास हैं बेटा निराला जी। वो कौन है बेटा? निराला जी हैं। वो आपके निराला जी हैं बेटा। कौन से? निराला जी। इसको याद रखना बेटा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में कि वो क्या कह रहा है आपका बेटा। छायावादी कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, नागार्जुन, अज्ञेय, हरिओंठ। याद रखना बेटा छायावादी जो कवि हैं वो आपके हैं सुमित्रानंदन पंत। वो कौन है बेटा? सुमित्रानंदन पंत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पल्लव के रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत, दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी या राजकुमार वर्मा। याद रखना बेटा पल्लव के रचयिताकार हमारे सुमित्रानंदन पंत जी हैं। वो कौन है बेटा? हमारे सुमित्रानंदन पंत जी हैं। सुमित्रानंदन पंत जी हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं। छायावादी काव्य के बृहत्त्रयी के रचनाकार नहीं है निराला, महादेवी प्रसाद या पंथ। याद रखना बेटा छायावादी काव्य के बृहत्त्रयी के रचनाकार हमारी महादेवी जी नहीं है। कौन नहीं बेटा? महादेवी जी नहीं। बी ऑप्शन हो जाएगा। 28 क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा निम्नलिखित में छायावादी कवि हैं। निम्नलिखित में छायावादी कवि कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर सिंह, मैथिली शरण गुप्त। तो छायावादी कवि हमारे हैं बेटा जयशंकर प्रसाद। कौन है बेटा? जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा आपसे कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी जो है वो किस युग की रचना है? भारतेंदु युग की रचना है, द्विवेदी युग की रचना है, प्रगतिवादी युग की रचना है या छायावादी युग की रचना है? तो याद रखना बेटा कामायनी जो है वो आपकी छायावादी युग की रचना है। किसकी रचना है बेटा? छायावादी युग की रचना है। तो यहाँ तक हो गए। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है गंगावतरण के रचयिताकार हैं बिहारी, जगन्नाथ दास, भूषण या सुमित्रानंदन पंत। तो गंगावतरण के जो रचयिताकार हैं बेटा वो है आपके पास जगन्नाथ दास। वो कौन है बेटा? जगन्नाथ दास है। वो हमारे जगन्नाथ दास हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के रचनाकार चंदर बरदाई हैं? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के रचनाकार चंदर बरदाई हैं? भीषल देव रासो, खुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक। तो याद रखना बेटा निम्नलिखित में से जो रचनाकार है चंदर बरदाई वो पृथ्वीराज रासो के हैं। किसके हैं बेटा? पृथ्वीराज रासो के हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है छायावाद युग का समय कब से कब तक माना जाता है? सन 1938 से 1943 तक, सन 1968 से 1900 तक, सन 1918 से 1938 तक, सन 1900 से 1922 तक। याद रखना बेटा छायावादी युग का जो समय है वो हम लोग मानते हैं 1918 से लेकर 1938 तक। 1918 से लेकर 1938 तक हम लोग छायावादी का युग मानते हैं। बेटे छाया और युग का समय मानते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित कवियों में से एक मिनट बेटा अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा कि निम्नलिखित कवियों में से राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया था। राजकुमार वर्मा को, महादेवी वर्मा को, मैथिली शरण गुप्ता को, सूर्यकांत त्रिपाठी को। याद रखना बेटा राष्ट्र कवि की जो उपाधि दी गई थी वो मैथिली शरण गुप्ता जी को दी गई थी। किसको दी गई थी बेटा? मैथिली शरण गुप्ता जी को दी गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा सुमित्रानंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। लोकनायक
लोक यतन पर, या कला और बूढ़ा चांद पर, कला या बूढ़ा चांद पर, चिदम्बरा पर, या उर्वशी पर। याद रखें सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कला और बूढ़ा चांद पर दी गई थी, कला और बूढ़ा चांद पर दी गई थी बेटा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहा है बेटा, सॉरी 35 पे चलते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 35 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से छायावाद युगीन कवि नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, या फिर आपके साथ बेटा मैथिली शरण गुप्ता। तो छायावादी कवि कौन नहीं है ये पूछा गया। तो याद रखना बेटा, मैथिली शरण जो गुप्त है वो आपके छायावादी कवि नहीं माने जाते हैं। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, या महादेवी वर्मा। तो याद रखना बेटा, छायावाद के प्रवर्तक जो माने जाते हैं वो मानी जाती हैं बेटा जयशंकर प्रसाद को। किसको बेटा? जयशंकर प्रसाद को। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है चिदम्बरा के रचनाकार कौन है। चिदम्बरा के रचनाकार आपके कौन है ये पूछा गया है। मैथिली शरण गुप्त है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं, सोहन लाल द्विवेदी हैं, या फिर बेटा आपके पास सुमित्रा नंदन पंत है। तो याद रखना बेटा, जो चिदम्बरा आपकी लिखी गई है, चिदम्बरा के रचनाकार है सुमित्रा नंदन पंत। कौन है बेटा? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला कह रहा है नौका विहार कविता किस कृति पर अवतरित है। जो नौका विहार कविता है वो किस कृति पर निर्भर है ये आपसे पूछा गया है बेटा। बीड़ा पर, युगांत पे, गुंजन पे, पल्लव पे। याद रखना बेटा, जो नौका विहार कविता है वो पल्लव से ली गई है। किससे ली गई बेटा? पल्लव से अवतरित है। अगली क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संधिनी गीत संग्रह किसका है। कीर्ति चौधरी का है, सुमन राजे का है, महादेवी वर्मा का है, या शकुंतला माथुर का है। तो याद रखना, संधिनी जो गीत संग्रह है ये महादेवी वर्मा जी का है। किसका बेटा? महादेवी वर्मा जी का है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में बेटा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा, टोडती पत्थर के रचनाकार कौन है। टोडती पत्थर के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, निराला जी हैं, महादेवी वर्मा है, या राम कुमार वर्मा है। याद रखना बेटा, टोडती पत्थर के रचनाकार निराला जी हैं। कौन है बेटा? निराला जी हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अड़िमा की रचयिता है। अड़िमा के रचयिता कौन है? अड़िमा के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, या राम कुमार वर्मा है। तो याद रखना, अड़िमा के रचयिता का बेटा सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं। कौन है बेटा? सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, आंसू की रचना किस कवि ने की अथवा आंसू के रचनाकार कौन है। जयशंकर प्रसाद हैं, नरपति नाल्हा हैं, या अज्ञेय हैं, या बिहारी जी हैं। तो याद रखना, आंसू की रचना जो है वो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई बेटा? जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है। अगली बात की जाए बेटा कि हमारे पास जयशंकर प्रसाद की रचना है आवारा मसीहा, नासिकेतोपाख्यान, पल्लवा, या कमायनी। याद रखना बेटा, जो आपके जयशंकर प्रसाद हैं उनके द्वारा जो लिखी गई आपकी रचना है वो कमायनी होती है। वो कौन सी बेटा? कमायनी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है गीतिका काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है। गीतिका जो काव्य संग्रह है उसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी हैं, महादेवी वर्मा है, या सुमित्रा नंदन पंत। तो याद रखना बेटा, जो गीतिका आपकी लिखी गई है उसके रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी जी। सूर्यकांत त्रिपाठी जी उसके रचनाकार कौन है बेटा? सूर्यकांत त्रिपाठी जी उसके रचनाकार हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी जी उसके रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, इनमें से किस समय सीमा को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। इनमें से किस समय सीमा को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। सन 1868 ईस्वी से 1900 तक, सन 1919 से लेकर 1938 तक, सन 1900 से लेकर 1922 तक, सन 1938 से लेकर 1943 तक। तो याद रखना बेटा कि सर द्विवेदी युग की समय सीमा हम 1900 से लेकर 1922 तक मानते हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकृति के सुकुमार कवि किसको माना जाता है। प्रकृति के सुकुमार कवि किसको माना जाता है बेटा? रामधारी सिंह दिनकर को, जयशंकर प्रसाद को, सुमित्रा नंदन पंत को, या महादेवी वर्मा को। तो प्रकृति के सुकुमार कवि जो है बेटा हम लोग सुमित्रा नंदन पंत को मानते हैं। किनको मानते हैं बेटा? सुमित्रा नंदन पंत को मानते हैं। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कमायनी में श्रद्धा सर्ग किस सर्ग के बाद आता है। कमायनी में जो श्रद्धा सर्ग है वो किसके बाद आता है? चिंता सर्ग के बाद, लज्जा सर्ग के बाद, काम सर्ग के बाद, या आशा सर्ग के बाद। तो याद रखना बेटा, कमायनी में जो श्रद्धा सर्ग है वो आशा सर्ग के बाद में आता है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला बोला गया है कमायनी का प्रथम सर्ग क्या है। चिंता है, श्रद्धा है, आशा है, या इठा है। तो याद रखना बेटा, कमायनी का जो प्रथम सर्ग है वो आपका चिंता होता है। प्रथम सर्ग कौन सा है बेटा? चिंता है। अगला बात करें बेटा सुमित्रा नंदन पंत
सुकुमार कवि हैं? प्रकृति के, श्रृंगार के, ज्ञान के, भक्ति के। सुमित्रानंदन पंत जो सुकुमार कवि हो, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कामायनी महाकाव्य के रचयिता अथवा कामायनी रचना किसकी है? जो कामायनी हो किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है, मैथिली शरण गुप्ता की है, सूर्यकांत त्रिपाठी की है, रामधारी सिंह दिनकर की है। तो कामायनी जो महाकाव्य है ये बेटा जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया बेटा? जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कानन कुसुम के रचनाकार हैं। कानन कुसुम के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है, बिरला है, जयशंकर प्रसाद हैं, या महादेवी वर्मा है। तो याद रखना बेटा कानन कुसुम के जो रचनाकार हैं वो आपके हैं जयशंकर प्रसाद। वो कौन है बेटा? जयशंकर प्रसाद है, हमारे जयशंकर प्रसाद हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे बेटा। प्रेम पथिक के रचयिता कौन है? प्रेम पथिक के रचयिता कौन है? पंत हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, जयशंकर प्रसाद है, या महादेवी वर्मा। तो प्रेम पथिक के रचनाकार हैं बेटा जयशंकर प्रसाद। कौन है बेटा? जयशंकर प्रसाद हमारे प्रेम पथिक के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है बेटा? गुंजन है, यामा है, झरना है, या रत्नाष्टक है। तो महादेवी वर्मा की जो रचना है वो बेटा यामा है। महादेवी वर्मा की जो रचना है वो कौन सी है बेटा? यामा आपकी महादेवी वर्मा की रचना है। यामा रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, निराला की, या रामकुमार वर्मा की। तो याद रखना अभी उल्टा इस क्वेश्चन को पूछ लिया बेटा। तो यामा जो आपकी रचना है वो महादेवी वर्मा की है। किसकी बेटा? महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है बेटा छायावादी युग की कृति कौन सी नहीं है? छायावादी युग की कृति कौन सी नहीं? गीतावली, कामायनी, बिहारी ससई, ये द्वापर। तो याद रखें छायावादी युग की कामायनी आपकी नहीं है। कामायनी आपकी छायावादी युग की नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है श्रृंगार रहली के श्रृंगार लहरी रचना है सूरदास की, जगन्नाथ रत्नाकर की, महादेवी वर्मा की, या मतीराम की। तो याद रखना बेटा जो श्रृंगार रहली है वो आपकी जो रचना है वो किसकी है बेटा? जगन्नाथ रत्नाकर की है। किसकी बेटा? जगन्नाथ रत्नाकर की है। तो ये आपके क्लास 12th के हिंदी के 56 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन थे। इनको आप अच्छी तरह से तैयार करके बोर्ड में जाएंगे। इन्हीं में से सारे क्वेश्चन आपको वहां बोर्ड में देखने को मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो आपको कैसा लगा है इस बात को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।